हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां इस समय हम लोग सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की लेखनी से अमर हुआ उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास गबन, जिसको 11 भागों में हमने अभी तक सुन लिया है। आज हम 12वें भाग में आगे की कथा देखेंगे। तो पहले की कुछ भूमिका बनाते हुए हम बताते हैं कि यह उपन्यास रमानाथ नामक एक युवक, जो कि इलाहाबाद का निवासी था, मध्यम वर्गीय युवक था, के इर्द गिर्द घूमती है उसकी सुंदर पत्नी जालपा, जो कि गहनों की प्रेमी होती है। या फिर कहा जाए कि गहने तो हर स्त्री को पसंद होते हैं, पर रमानाथ ने अपनी आर्थिक आय और अपनी वास्तविक स्थिति को हमेशा अपनी पत्नी से छुपा कर रखा। हमेशा झूठ और बड़ी बड़ी बातें करता रहा। शादी में अत्यधिक रुपया खर्चा हो गया, तो रमानाथ से उसके पिता ने कहा कि बहू से कुछ गहने मांग लो तो दे देंगे, बाद में धीरे धीरे छुड़ा लेंगे। पर रमानाथ ने स्वयं इतनी डींगे हाँक रखी थी कि उसकी हिम्मत ना हुई कि वह अपनी पत्नी से गहने मांगे। अलबत्ता उसने चोरी करके सारे गहने अपने पिता को दे दिए। दयानाथ वैसे तो बहुत ईमानदार थे, पर परिस्थितियों ने उनको इस चोरी के कृत्य में अपने बेटे का साथ देने पर मजबूर कर दिया। सुनार ने सारे गहने बहाने से ले लिए। जालपा पहले भी शादी में चंद्रहार न जाने से बहुत दुखी थी। जब उसके गहने चोरी हो गए तो वह जीवित ही रहती थी, बाकी उसकी देह में कोई चेतना नहीं थी। रमा ने जब जालपा को इस अवस्था में देखा तो उसको बड़ी गिलानी हुई। उसने नौकरी भी तलाश की और 30 रुपये मासिक की आय में उसको एक नौकरी भी मिल जाती है, जो कि उसके दोस्त रमेश, जो कि उस ऑफिस के बड़े बाबू होते हैं, उनके माध्यम से मिलती है। पर वह अपनी पत्नी को 50 रुपये बताता है। यहाँ भी उसका बड़बोलापन उसके काम में बाधा डालता है। और अपनी आय से अधिक खर्चा करना, पत्नी को उधारी पे गहने बनवा देना, यह सब आदतें उसको पतन की ओर ले जा रही थी। इधर जालपा से रतन नामक एक युवती की दोस्ती हो गई, जो कि उस शहर के इलाहाबाद के बहुत नामी गिरामी वकील साहब थे, और उन्होंने रतन से दूसरी शादी की थी। रतन और वकील साहब की उम्र में फ़र्क कितना था, जैसे बाप बेटी की उम्र हो। रतन के पास सारी सुख सुविधाएं थी, पर पति का सुख न था। जालपा पति से बहुत खुश थी, दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों एक दूसरे के घर आती जाती थी। रतन ने जालपा के कंगन देखे तो वैसे ही कंगन बनवाने के लिए आग्रह किया। रतन से रहा ना गया तो उसने जालपा को पैसे भी दे दिया और रमानाथ से भी बात की। रमा ने कहा कि मैं वैसे ही कंगन बनवा दूंगा। 600 रुपये में वो कंगन बने थे। रतन ने 600 रुपये दिए। रमा ने सुनार को दिए, पर उसने पहले के पैसे नहीं दिए थे, इसलिए सुनार ने पहले के पैसों के रूप में उस कंगन के पैसे काट लिए। अब रमानाथ बहुत चिंतित था। इधर जालपा भी उससे अक्सर रतन के कंगनों की बात करती थी। रतन भी अपने कंगनों के बारे में पूछा करती थी। एक दिन वह खींच कर बोली कि आप कंगन नहीं बनवा सकते तो मेरे पैसे दे दीजिए। बहुत मजबूर होकर रमानाथ को कोई रास्ता नहीं दिखा। उस दिन उसने जितने भी चुंगी के पैसे आए थे, कुल 800 रुपये बन रहे थे, ले आया घर, और केवल दिखाने के लिए कि मेरे पास पैसे हैं, सुनार नहीं गहने दे रहा है, उसने जालपा को पैसे दिखा के रख दिए और वह स्वयं बाहर टहलने चला गया। इधर रतन आई तो जालपा ने क्रोधवश उसको सारे पैसे उठा के दे दिए, क्योंकि उसको ज्ञात नहीं था कि उसमें 800 रुपये हैं। जब रमानाथ घर आया तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने तुरंत जाने की सोची, पर रात अधिक हो गई थी। दूसरे दिन सवेरे ही नौकर को भेजा तो रतन ने ज़्यादा पैसे वापस कर दिए, 200 रुपये वापस कर दिए, पर 600 रुपये अपने काट लिए। रमानाथ बहुत परेशान हो गया था। इधर रमेश बाबू को जब पता चला कि सरकारी पैसे हड़प गए हैं, तो रमानाथ ने एक नई कहानी बताई और बताया कि उस दिन देर हो जाने के कारण वह चुंगी के सारे पैसे घर उठा ले गया और रास्ते में उसके पैसे चोरी हो गए। पहले तो रमेश बाबू ने विश्वास न किया, पर रमानाथ के कहने पर वह मान गए और उन्होंने कहा कि जाओ अपनी पत्नी से, अपने पिताजी से कहो, वो मदद करेंगे। पर रमानाथ कभी भी यह बात ना कर सका। यदि शुरुआत से उसने वास्तविकता बताई होती तो आज उसके लिए इतनी मुसीबत ना होती। वह घर गया, बहुत चिंतित था। उसने सोचा कि मैं खत में लिखकर जालपा को सारी बात कह दूंगा। उसने लिखा भी, अपनी पॉकेट में रख भी लिया, पर वह जालपा को पत्र दे न सका। वह पत्र निकाल रहा था तो जालपा ने उसके हाथ से छीन लिया। जैसे ही जालपा ने उसके हाथ से पत्र छीना तो
उसको बड़ी अधीरता हुई और वह घर से भाग निकला जल्दी जल्दी। चलते चलते वह कब स्टेशन पर आ गया, रेलवे स्टेशन, उसको खुद नहीं पता चला। और मारे ग्लानि के वह घर से भाग रेलवे स्टेशन पर रेल पकड़ कलकत्ते के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उसको देवी दीन नामक एक खटिक मिला। देवी दीन से उसने स्वयं को ब्राह्मण बताया और परिवार और दबाव की वजह से भागना बताया, और वह कलकत्ते में देवी दीन का ही अतिथि बन गया। देवी दीन की पत्नी पहले तो उसको नापसंद करती थी, पर धीरे धीरे उसने उसको पसंद करना भी शुरू कर दिया। उसमें अपने बेटे की छवि देखने लगी। दोनों बूढ़े और बुढ़िया रमानाथ को बहुत सम्मान देते थे। रमानाथ भी धीरे धीरे उनके प्रति कृतज्ञ हो गया। अब बुढ़िया के बनाया भोजन भी वह ग्रहण करने लगा। बुढ़िया ने उसको अपनी दुकान, जो कि साग सब्जी की दुकान थी, उसकी बगल में चाय की दुकान खुलवा दी। इधर जब से रमानाथ गया था तब से रतन और जालपा में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। रतन बहुत ध्यान रखती थी कि जालपा दुखी न होने पाए, पर जालपा जैसी स्वाभिमानिनी स्त्री वह अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करती। वह पैसों के अभाव में रहती। रतन उसको पैसा देना चाहती, पर वह 1 रुपया नहीं लेती। अपने सारे गहने बेचकर उसने रमानाथ का सारा कर्जा उतार दिया। सुनारों के भी सारे पैसे दे दिए। उसके ऑफिस का जो पैसा था वह भी दे दिया, और वह एक त्याग में मूर्ति बनकर रहने लगी। विलासिता का जितना भी सामान उसके पास था सब उसने गंगा जी में बहा दिया। इधर वकील साहब की तबीयत बिगड़ने लगी। वकील साहब के इलाज के लिए रतन को उनको कलकत्ते लेकर आना पड़ा। दोनों सहेलियां आपस में बात करती हैं। जालपा रतन से वायदा लेती है कि यदि हो सके तो कलकत्ते में रमानाथ को भी ढूंढेंगी। मेरा मन कहता है कि वह कलकत्ते में ही होंगे। जालपा और रतन ने मिलकर अखबार में एक शतरंज का नक्शा भी छपवाया था, जिसके माध्यम से वह रमानाथ की खबर ला सके, और वह नक्शा भी रमानाथ को मिल गया था। रमानाथ ने उसको हल भी किया और भिजवा भी दिया, और उसको 50 रुपये भी मिले, पर यह ज्ञात न हो सका कि यह रमानाथ ने ही हल किया हुआ है। इधर वकील साहब की अत्यधिक तबीयत बिगड़ने से कलकत्ते लाने से 3-4 रोज के बाद ही उनका निधन हो गया। रतन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। वकील साहब का भतीजा मणिभूषण, जो कि बहुत ही कुशल और व्यवहारिक था, वह रतन के साथ आया। वकील साहब ने रतन के लिए कोई वसीयत नहीं की थी। धीरे धीरे रतन तो वकील साहब के गम में डूबी रहती थी, पर जो उनका भतीजा था उसने सारा पैसा, सारा लेन देन अपने अंडर में कर लिया, अपनी ही देख रेख में करने लगा। जितने भी पहले की विश्वास पात्र नौकर थे उन सबको निकाल दिया। महरिन को उसने महाराजिन को पहले ही बस में कर रखा था। महाराज को वह पैसे ज़्यादा देकर उनको बोलने का अवसर नहीं देता था। बचा था टीमल। टीमल ने एक दिन रतन से कहा, मेम साहब, जाने वाला तो चला गया, आप कब तक उसके शोक में बैठी रहेंगी? कुछ दुनियादारी देखिए। बाबूजी ने सारा काम अपने हाथ में ले लिया। रतन ने इस बात पे विशेष ध्यान न दिया। मणिभूषण ने टीमल को भी निकाल दिया और चोरी के आरोप में निकाला, जिससे रतन भी कुछ ना कह सकी। अब मणिभूषण ने रतन से कहा कि हम लोग इलाहाबाद का सारा सामान और व्यवसाय, यहाँ तक कि मोटर और हवेली बेचकर गांव चले जाएंगे। रतन इस पर भी सहमत थी। फिर वह जालपा से मिलने आई। जालपा को बताया कि हम लोग गांव चले जाएंगे, तो जालपा ने उससे मना किया कि तुम मत जाओ। रतन भी इस बात पर सहमत हो गई। इधर देखते हैं कि रमानाथ के क्या हाल है। तो अब हम इसके आगे देखेंगे। रमानाथ की चाय की दुकान तो खुल गई, पर केवल रात को ही खुलती थी, दिन भर बंद रहती थी। रात को वो अधिकतर देवी दीन ही दुकान पर बैठते थे, पर बिक्री अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन 3 रुपए के पैसे आए, दूसरे दिन से 4-5 रुपए आने शुरू हो गए। चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक बार यहाँ चाय पी लेता तो दूसरी दुकान पर न जाता। रमा ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्री जमा कर ली। कुछ रुपए जमा हो गए तो उसने एक सुंदर सी मेज ली। चिराग जलने के बाद साग भाजी की बिक्री ज़्यादा न होती थी। उन टोकरों को उठाकर अंदर रख देता और बरामदे में वह मेज लगा देता। उस पर ताश के सेट रख देता। 2 दैनिक पत्र भी मंगवाने लगा। दुकान चल निकली। उन्हें 3-4 घंटों में 6-7 रुपए आ जाते थे और सब खर्च निकाल कर 3 रुपए बच जाते थे। इन 3-4 महीनों की तपस्या ने रमा की भोग लालसा को और भी प्रचंड कर दिया। जब तक हाथ में रुपए न थे वह मजबूर था। अब रुपए आते तो सैर सपाटे की धुन सवार होती। सिनेमा भी याद आ गया।
रोज के व्यवहार की मामूली चीजें जिन्हें अब तक वह टालता आया था, अब अबाध रूप से आने लगी। देवी दीन के लिए वह एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जग्गो के सिर में पीड़ा रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की शीशियां लाकर उसे दे दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझ लाती तो डांटता, बाकी काकी अब तो मैं भी 4 पैसे कमाने लगा हूँ, तो क्यों जान देती है? अगर फिर कभी तेरे सिर पर टोकरी देखी तो कहे देता हूँ, दुकान उठाकर फेंक दूंगा। फिर मुझे चाहे जो सजा देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती। मंडी से बोझ लाती तो पहले चुपके से देखती कि रमा दुकान पर तो नहीं है। अगर वह बैठा होता तो किसी हाली को 1-2 रुपए पैसे देकर उसके सिर पर बोझ रख देती। वह ना होता तो लपकती हुई आती और जल्दी से बोझ उतारकर शांत हो जाती, जिससे रमा भाप ना सके। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधे श्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था। इस ड्रामे की बड़ी धूम थी। एक दिन पहले से ही लोग अपनी जगहें आरक्षित करा रहे थे। रमा को भी अपनी जगह आरक्षित करा लेने की धुन सवार हुई। सोचा कहीं रात को टिकट ना मिला तो टापते रह जाएंगे। तमाशे की बड़ी तारीफ है। उस वक्त 1 के 2 देने पर भी जगह नहीं मिलेगी। इसी उत्सुकता ने पुलिस के भय को पीछे डाल दिया और वह आगे ही बढ़ता गया। उसने भी अपना करवा लिया, टिकट आरक्षित करवा लिया और रात में उसने टिकट देखने का पूरा प्रोग्राम बना लिया। वह दुकान को जैसे तैसे बढ़ाता हुआ आगे गया और वह सड़क पर आगे आ गया और वह थिएटर पे पहुंचा। उसको टिकट ना मिला और उसने प्रोग्राम की बड़ी तारीफ सुनी थी और घर से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी। तो दिन में इसलिए वह नहीं निकलता था, रात में वह निकलता था। पगड़ी चेहरा बदलने के लिए काफ़ी है। यो मन को समझाकर वह 10 बजे घर से निकला। देवी दिन कहीं गया हुआ था। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो बेटा? कहीं नहीं काकी, अभी आता हूँ। रमा सड़क पर आया तो साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग पर शंका होती कांस्टेबल ना आ रहा हो। उसे विश्वास था कि पुलिस का एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है। उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा। वह सिर झुकाए चला जा रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, गुप्त पुलिस वाले सादे कपड़े पहने इधर उधर घूमा करते हैं। कौन जाने जो आदमी मेरे बगल से आ रहा हो कोई जासूस ही हो। यह सिर झुकाकर चलने से तो नहीं, उसे संदेह हो गया। सभी सामने ताक रहे थे, कोई सिर झुकाकर नहीं चल रहा था। मोटरों के इस रेलम पेल में सिर झुकाकर चलना मौत को न्योता देना है। पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकते हैं, यहाँ साहस दिखाना चाहिए, लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरे ही पीछे ताक रहा है और मैं बैठा हुआ हूँ। और ऐसा सोचकर वह सड़क पर चलता जा रहा कि अचानक उसको बगल वाला आदमी दिखाई पड़ा। उसने सर उठा लिया। रमा ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। सड़क छोड़कर वह पटरी पर चल रहा था। मोटरों के आने जाने से बार बार उसे इधर उधर दौड़ना पड़ रहा था। रमा का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाना तो संदेह को और भी बढ़ा देगा। ऐसी गली भी नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो बहुत समीप आ गए हैं। क्या बात है, सब मेरी ही तरफ देख रहे हैं। मैंने बड़ी ही हिमाकत की जो यह पगड़ बांध लिया, और बंदी भी कितनी बेतुकी। एक टीले सा ऊपर उठा है। यह पगड़ी आज मुझे पकड़वाएगी। बंदी थी कि इससे सूरत बदल जाएगी या उल्टे और तमाशा बन गई। हाँ, तीनों मेरी तरफ ताक रहे हैं। कांस्टेबल को उसने देखा और बहुत ही खिसिया गया। अब नहीं बच सकता, ऐसा वह सोच रहा था। घर वाले मेरे पकड़े जाने की खबर से कितने लज्जित होंगे। जालपा तो रो रो कर प्राण दे देगी। 5 साल से कम की सजा न होगी। आज इस जीवन का अंत हो रहा। इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसके अवसान जाते रहे। जब सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया, उसकी आंखें कुछ सशंक हो गई और अपने को उनकी आंखों से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की आड़ खोजने लगा कि मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। फिर पुलिस वालों की मंजी हुई आंखों से वह कैसे बचा रहता। एक ने अपने साथी से कहा, ये मनई चोर न होए तो तुम्हारी टांगन ते निकल जाए, कस चोरन की नाई ताकत है। दूसरा बोला, कुछ संदेह तो हमहु खोई रहा है। फुरे कहा है पाड़े असली चोर है। तीसरा आदमी मुसलमान था। उसने रमानाथ को ललकारा, ओ जी, ओ पगड़ी, जरा इधर आना। तुम्हारा नाम क्या है? रमानाथ ने सीना जोरी के भाव से कहा, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे?
क्या मैं चोर हूँ? चोर नहीं, तुम साहब हो, नाम क्यों नहीं बताते? रमा ने एक क्षण आगा पीछा पढ़कर कहा, हीरा लाल। घर कहाँ है? घर? हाँ, घर ही पूछ रहे हैं। शाहजहांपुर। कौन सा मोहल्ला? रमा शाहजहांपुर ना गया था, ना कोई कल्पित नाम है। उसे याद आ रहा था कि बता दे। दुस्साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। कांस्टेबल ने भपकी दी, तुम्हारा हुलिया पहले से ही लिखा हुआ है, नाम झूठ बताया है। सैनत झूठी बताइए? मोहल्ला पूछा तो बगले झांकने लगे। महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो थाने पर। यह कहते हुए उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। रमा ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ, तब हम चलेंगे। क्या मुझे कोई देहाती समझ लिया है? कांस्टेबल ने एक सिपाही से कहा, पकड़ लो जी इनका हाथ, वही थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मदारियों के तमाशों से भी ज्यादा मनोरंजक होती हैं। सैकड़ों आदमी जमा हो गए। देवी दीन इस समय अफीम की टोह लेकर लौट रहा था। यह जवाब देकर वह भी आ गया। देखा 3 कांस्टेबल रमानाथ को घसीटे लिए जा रहे हैं। वह आगे बढ़कर बोला, हैं जमादार, ये क्या करते हो? यह पंडित जी तो हमारे मेहमान हैं, कहाँ पकड़े लिए जा रहे हो? तीनों कांस्टेबल देवी दीन से परिचित थे, रुक गए। एक ने कहा, तुम्हारे मेहमान हैं ये, कब से? देवी दीन ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ बेसी हुए होंगे। मुझे प्रयाग में मिल गए थे, रहने वाले भी वहीं के हैं, मेरे साथ तो आए हैं। मुसलमान सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा, इनका नाम क्या है? देवी दीन ने सिर पिटाकर कहा, नाम इन्होंने न बताया होगा। सिपाहियों को संदेह हो गया। पाड़े ने आंखें निकालकर कहा, जान परत है तुमहू मिले हो, नाव का है नहीं बतावत हो इनका। देवी दीन ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझे रोब न जमाना पाड़े, समझो यह धमकियों में मैं नहीं आता। मुसलमान सिपाही ने मानो मध्यस्थ बनकर कहा, बूढ़े बाबा, तुम तो खामखा बिगड़ रहे हो, इनका नाम क्यों नहीं बता देते? देवी दीन ने कातर नजरों से रमा की ओर देखकर कहा, हम लोग तो रमानाथ कहते हैं, असली नाम तो यही है या कुछ और हम नहीं जानते। पाड़े ने आंखें निकालकर हथेली के सामने रखते हुए कहा, बोलो पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा? रमानाथ या हीरालाल, या दोनों, या एक घर का एक ससुराल का? तीनों सिपाहियों ने दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, नाम है रमानाथ, बतावत है हीरालाल, सबूत हुए का गवाह। दर्शकों में कानाफूसी होने लगी। सुबह की बात तो है, साफ है, नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मारवाड़ी सज्जन बोले, उचक्के सो गए हैं। एक मौलवी साहब ने कहा, कोई इस्तिहारी मुस्लिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों की ओर और भी जोर हो गया। रमा को तो अब उनके साथ चुपचाप चले जाने में ही अपनी कुशल दिखाई दी। इस तरह सिर झुका लिया मानो उसे इसकी परवाह नहीं है कि उस पर लाठी पड़ती है या तलवार। इतना अपमानित वे कभी नहीं हुआ। जेल की कठोरतम यातना भी इतनी ग्लानि न उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ बहुत कम हो गई। रमा ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से कहा, देवी दीन का पता न था। रमा के मुंह में एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति में क्या यह सहारा भी हाथ से निकल गया? पुलिस कांस्टेबल के दफ्तर में इस समय बड़ी मेज के सामने 4 आदमी बैठे हुए थे। एक दरोगा, गोरे से शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता झलक रही थी। उनकी बगल में नायब दरोगा थे। ये सिख थे, बहुत हंसमुख सजीवता के पुतले। गेहुआ रंग, सुडौल शरीर, गरीब शरीबत सिर पर केस था, हाथों में कड़े, सिंगार से परहेज न करते थे। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। इंस्पेक्टर अधेड़, सांवला, लंबा आदमी था, कौड़ी सी आंखें, फूले हुए गाल, ठीकना कदम। डिप्टी सुपरिटेंडेंट लंबा छरहरा जवान, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इस लंबी नाक और ऊंची मस्तक ने उसकी कुशलता और कुलीनता के साक्ष्य दे रहे थे। डिप्टी ने सिगार का एक कस लेकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चलेगा, इनमें से किसी को अप्रूवल बनाना होगा, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी है, हलफ से कहता हूँ। सभी तरह के लालच देकर हार गए। सबों ने ऐसी गुट कर रखी है कि कोई टूटता नहीं। हमने बाहर के गवाहों को भी आजमाया, पर सब कान पर हाथ रखते हैं। डिप्टी, उस मारवाड़ी को फिर आजमाना, उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाइए, शायद इसका कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, आज सुबह से हम लोग यही तो कर रहे हैं। बेचारा बाप लड़के के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी नहीं हुआ।
कुछ देर तक चारों आदमी विचार में मग्न बैठे थे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चल सकता, मुफ्त की बदनामी हुई। इंस्पेक्टर, एक हफ्ते की मोहलत और ले लीजिए, शायद कोई टूट जाए। यह निश्चय करके दोनों आदमी यहाँ से रवाना हुए। छोटे दरोगा भी उसके साथ ही चले गए। दरोगा जी ने हुक्का मंगवाया। फिर सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दरोगा जी, लाइए कुछ इनाम दिलवाइए। एक मुस्लिम को सुबह पर गिरफ्तार किया है, इलाहाबाद का रहने वाला है, नाम है रमानाथ। पहले नाम और सैना दोनों गलत बताई थी। देवी दिन खटीक जो नुक्कड़ पर रहता है उसी के घर ठहरा हुआ है, जरा डांट बताइएगा, सब कुछ उगल देगा। दरोगा, वही है ना जिसके दोनों लड़के? सिपाही, जी हाँ वही है। इतने में रमानाथ भी दरोगा के सामने हाजिर हो गया। दरोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हों। तब कठोर दृष्टि से बोले, अच्छा, यह इलाहाबाद के रमानाथ जी हैं? अच्छा भाई। और उसको देख देख कर उसका हुलिया मिला रहे थे। हुलिया मिलाते मिलाते इंस्पेक्टर के दिमाग में एक बात सूझी और देवी दीन भी रास्ते में मिल गया और देवी दीन अपनी बुढ़िया से बातें कर रहा था। रमानाथ ने प्रसन्नचित्त बनने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में हूँ, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनिसिपालिटी में नौकर था, हिमाकत कहिए या बदनसीबी, चुंगी के 400 रुपये मुझसे खर्च हो गए। मैं वक्त पर रुपए ना जमा कर सका, शर्म के मारे घर से आदमियों को कुछ नहीं बताया और इतने रुपए का इंतजाम नहीं कर सका। अगर घर में बताता तो कोई मुश्किल नहीं था और वहाँ से भागकर मैं यहाँ चला आया। इसमें एक लफ्ज़ भी गलत नहीं है। दरोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है। क्या कुछ शराब का चस्का पड़ गया था? मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी शराब मुंह में लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद करके कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए होंगे हुजूर। रमा ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे फाके मस्तों का यहाँ वहाँ गुजर। दरोगा, तो क्या जुआ खेल डाला या बीबी के जेवर बनवा डाले? रमा ने झेप कर कहा। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दरोगा, अच्छा, अच्छी बात है, तुम्हें भी यह खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे, तुम्हें यहाँ भी खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवी दीन आकर खड़ा हो गया। दरोगा ने कठोर स्वर में कहा, क्या काम है यहाँ? देवी दीन, हुजूर को सलाम करने चला आया। इन बेचारों पर दया की नज़र रहे हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दरोगा, बच्चा सरकारी मुलाजिम के घर में छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने आए हो? देवी दीन, मैं क्या सिफारिश करूंगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी। दरोगा, जानता है इन पर वारंट है, सरकारी रुपए गबन किए हैं। देवी दीन, हुजूर भूल चूक आदमी से ही होती है, जवानी की उम्र है, खर्च हो गए होंगे। यह कहते हुए देवी दीन ने 5 गिन्नियाँ कमर से निकालकर मेज पर रख दी। दरोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? देवी दीन, कुछ नहीं हुजूर, हुजूर को पान खाने के लिए है। दरोगा, रिश्वत देना चाहता है? क्यों? कहो तो बचा इसी इल्जाम में जेल भेज दूं। देवी दीन, भेज दीजिए सरकार, घरवाली लकड़ी कफन की फिक्र से छूट जाएगी, वहाँ बैठे आपको दुआ देता रहूँगा। दरोगा, अबे इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियाँ लाकर सामने रखो, जानते हैं उनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम है। देवी दीन, आप लोगों के लिए इतना इनाम हुजूर क्या है, यह गरीब परदेसी है, जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दरोगा, बक बक मत कर, यहाँ धर्म कमाने नहीं आया हूँ। देवी दीन, बहुत तंग हूँ हुजूर, दुकानदारी तो नाम की है। कांस्टेबल, बुढ़िया से मांग जाके। देवी दीन, कमाने वाला तो मैं ही हूँ हुजूर, लड़कों का हाल जानते हो, तन पेट काट कर कुछ रुपए जमा किए थे, सो अभी 7 धाम किए चला आ रहा हूँ, बहुत तंग हो गया है। दरोगा, तो अपनी गिन्नियाँ उठा ले और यहाँ से बाहर निकाल। देवी दीन, आपका हुक्म है तो लीजिए, जाता हूँ, धक्का क्यों दिलवाइएगा? दरोगा, कांस्टेबल से इन्हें हिरासत में ले लो, मुंशी से कहो इनका बयान लिखें। देवी दीन के होंठ आवेश से कांप रहे थे। उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमा ने कभी नहीं देखी, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में कौवे को घुसते देखकर विह्वल हो गई। उठो हो, 1 मिनट
तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे गिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका सड़क पर चला गया, मगर एक ही पल में फिर लौटा और दरोगा से बोला, हुजूर 2 घंटे की मोहलत दीजिए। रमा अभी वही खड़ा था, उसकी ममता देखकर रो पड़ा, बोला, दादा अब तुम हैरान न हो, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा था वह होने दो। मेरे भी यहाँ होते तो इससे ज़्यादा और क्या करते, और मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार। देवी दीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बातें करते हो भैया, जब रुपए पर आई तो देवी दीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। इतने रुपए तो एक एक दिन जुए में हार जीत गया हूँ। अभी घर बेच दूँ तो 10,000 की मालियत है, क्या सिर पर लाद कर ले जाऊँगा। दरोगा जी, अभी भैया को हिरासत में ना भेजो, मैं रुपए लाकर अभी आता हूँ थोड़ी देर में। देवी दीन चला गया तो दरोगा जी ने सहृदयता के भरे स्वर में कहा, है तो खुर्राट मगर बड़ा नेक, तुमने इसे कौन सी बूटी सुंघा दी। रमन का, गरीबों पर सभी को रहम आता है। दरोगा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को छोड़कर इतना और कहिए, मुझे तो यकीन नहीं कि 50 गिन्नियाँ लावे। रमानाथ, अगर लाए भी तो उससे इतना बड़ा तामान नहीं दिलाना चाहता, आप मुझे शौक से हिरासत में ले लें। दरोगा, मुझे 500 के बदले 650 मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ूं। और तू ज़्यादा मुझे ज्ञान मत बता। इस तरह देवी दीन के वहाँ से जाने पर दोनों आपस में बात कर रहे थे। रमानाथ, जब मुझे चक्की पीसनी है तो जितना जल्द पीस लूँ उतना ही अच्छा। मैंने समझा था कि पुलिस से नजरें बचाकर रह सकता हूँ, अब मालूम हुआ कि यह बेकली और आठों पहर पकड़ लिए जाने का खौफ जेल से कम जानलेवा नहीं। दरोगा को एकाएक जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। मेज की दराज से एक मिसल निकाली, उसे इधर उधर उल्टे, तब नम्रता से बोले, अगर मैं कोई ऐसी तरकीब बतलाऊं कि देवी दीन के रुपए भी बच जाए और तुम्हारे ऊपर भी आँच न आए तो कैसा। रमा ने अविश्वास के भाव से कहा, ऐसी तरकीब है कोई, मुझे तो नहीं है आशा। दरोगा, अभी साई के 100 खेल हैं, इसका इंतजाम मैं कर सकता हूँ, आप महज एक मुकदमे में शहादत दे दें। रमानाथ, झूठी शहादत देनी होगी। दरोगा, नहीं, बिल्कुल सच्ची, बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे, म्यूनिसिपालिटी के पंजे से तो छूट ही जाओगे, शायद सरकार परवरिश भी करे। यूँ अगर चालान हो गया तो 50 साल से कम की सजा नहीं होगी। रमानाथ बड़े असमंजस में पड़ गया, अब वह करे तो क्या करे। बहुत परेशान। इधर देवी दीन भी अपने घर पहुंच गया। देवी दीन को परेशान देख वह बहुत परेशान हो गया, और देवी दीन के परेशान होने पर बुढ़िया ने भी बहुत अफसोस किया। दरोगा रमानाथ को समझाता है और डकैती का सारा वृत्तांत सुनाता है। रमा ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था। संशय के भाव से बोला, मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मैं इन डकैतियों में शरीक था। यह तो झूठी शहादत हुई। दरोगा, मामला बिल्कुल सच्चा है, आप बेगुनाहों को ना फंसाएंगे, वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए, फिर झूठ कहाँ। डाकुओं के डर से यहाँ के लोग शहादत देने को राजी नहीं होते। और बस कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ कि आप कुछ झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी ज़रूर बन जाएगी, इसलिए इस लिहाज से तो इतना झूठ कोई बड़ी बात नहीं है। खूब सोच लीजिए तब जवाब दीजिएगा। रमा के मन में बात बैठ गई। अगर एक झूठ बोलकर वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य भी सुधार ले तो पूछना ही क्या, जेल से भी बच जाएगा। इसमें बहुत आगा पीछा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उन पर फिर म्यूनिसिपालिटी अभियोग न चलाएगी और उससे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी। वह जानता था पुलिस की गर्ज है और वह मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार नहीं करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म के संकट में पड़ी हुई। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह लोग न फंस जाएं। दरोगा, मैं इसका आपको इत्मीनान दिलाता हूँ रमानाथ, लेकिन कल तो म्यूनिसिपालिटी मेरी गर्दन नापे तो मैं किसे पुकारूंगा। दरोगा, मजाल है म्यूनिसिपालिटी क्यों कर सके, फौजदारी के मुकदमे में मुद्दई तो सरकार की ही होगी। जब सरकार आपके को मुआफ़ कर देगी तो मुकदमा कैसे चलेगा, आपकी तहरीरी मुआफ़ीनामा आपको दे दिया जाएगा। रमानाथ, और नौकरी। दरोगा, वह सरकार आप इंतजाम करेगी। ऐसे आदमियों को सरकार खूब अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है। अगर आपकी शहादत बढ़िया हुई और उस फ्री
कि गिरोह के जाल से आप निकल गए तो फिर आप पारस हो जाएंगे। दरोगा ने उसी वक्त मोटर मंगवाई और रमा के साथ डिप्टी ऑफिस में चले गए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलंब क्यों करते? डिप्टी से एकांत में खूब जीत उड़ाई। इस आदमी का यूं पता लगाया, इसकी सूरत देखते ही भाप गया, मगरूर है, बस गिरफ्तार ही तो कर लिया। बात सोलहों आने सच निकली, निगाह कहाँ चूक सकती थी। हुजूर मुस्लिम की आंखें पहचानता हूँ, इलाहाबाद की म्यूनिसिपालिटी के रुपए गबन करके भागा है, इस मामले में शहादत देने को तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा है, सूरत का शरीफ और जहीन है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा, हाँ आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर मुआफ़ी नामा लिए बगैर इसे हमारा एतबार न होगा। कहीं इसे यह सुबह हुआ कि हम लोग इसे कोई चाल में फंसा रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी, यह तो होगा ही, गवर्नमेंट से इसे इस बारे में बातचीत करनी होगी। अगर टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए कि इस आदमी पर कैसा मुकदमा है तो यह सब गवर्नमेंट को बताना होगा। दरोगा जी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू की। डिप्टी बोला, दरोगा कहता है कि यहाँ इस नाम के किसी आदमी पर कोई मुकदमा नहीं है। डिप्टी, ये कैसा है भाई, कुछ समझ में नहीं आता, इनका नाम तो नहीं बदला है। दरोगा कहता है, म्यूनिसिपालिटी में किसी के रुपए गबन नहीं हुए हैं, कोई मामला नहीं है। डिप्टी, ये तो बड़ा ताज्जुब है, आदमी बोलता है कि हम रुपया लेकर भागा, म्यूनिसिपालिटी बोलता है कि कोई रुपया नहीं गबन हुआ है, ये आदमी पागल तो नहीं है? दरोगा, मेरी समझ में कोई बात नहीं आती, अगर कह दे कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी ना मिलेगी। अच्छा, म्यूनिसिपालिटी के दफ्तर से पूछिए। दरोगा ने फिर नंबर मिलाया, सवाल जवाब होने लगा। दरोगा, आपके यहाँ रमानाथ का नाम का कोई क्लर्क था? जवाब, जी हाँ। दरोगा, वह कुछ रुपए गबन करके भागा है? जवाब, नहीं, वह घर से भागा है पर गबन नहीं किया। क्या वह आपके यहाँ है? दरोगा, जी हाँ, हमने उसे गिरफ्तार किया है, वह खुद कहता है कि मैंने रुपए गबन किए हैं। क्या बात है? जवाब, पुलिस तो लाल बुझक्कड़ है, जरा दिमाग लड़ाइए। दरोगा, हाँ, यहाँ तो अक्ल काम नहीं करती। जवाब, यही क्या, कहीं भी काम नहीं करती? सुनिए, रमानाथ ने मीजान लगाने में गलती की, डर भागा, बाद में मालूम हुआ कि तबहील में कोई कमी नहीं थी। आई बात समझ में? डिप्टी, अब क्या करना होगा? खां साहब, चिड़िया हाथ से निकल गई। दरोगा, निकल कैसे जाएगी? हुजूर, रमानाथ से यह बात कहे कौन? बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलने ना दिया जाए जो बाहर की खबरें पहुंचा सके, घर वालों का उसे कोई पता ना लग जाए, कोई ना कोई जरूर उसकी तलाश में आवेगा, किसी को ना आने दे, तहरीर में कोई बात ना लाई जाए, जब जबानी इत्मीनान दिला दिया जाए, कह दिया जाए कमिश्नर साहब ने मुआफ़ीनामा के लिए रिपोर्ट किया है, इंस्पेक्टर साहब से भी राय ले ली जाए। इधर तो यह लोग सुपरिटेंडेंट से परामर्श कर रहे थे, उधर 1 घंटे में देवी दिन लौट कर थाने आया तो कांस्टेबल ने कहा, दरोगा तो साहब के पास गए हैं। देवी दिन ने घबरा कर कहा, तो बाबूजी को हिरासत में डाल दिया? कांस्टेबल, नहीं, उन्हें भी साथ ले गए। देवी दिन ने सिर पीट कर कहा, पुलिस वालों की बात का कोई भरोसा नहीं, कह गया था कि 1 घंटे में रुपए लेकर आता हूँ, मगर इतना भी सब्र नहीं हुआ। सरकार से 500 मिलेंगे, मैं 600 देने को तैयार हूँ। हाँ, सरकार में कारगुजारी हो जाएगी और क्या वहीं से उन्हें परागज भेज देंगे, उससे भेंट भी ना होगी, वहीं से उन्हें प्रयागराज भेज देंगे, मुझसे भेंट नहीं होगी, बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी। ये कहता हुआ देवी दीन जमीन पर बैठ गया। क्षमा करना। कांस्टेबल ने पूछा, तो यहाँ कब तक बैठे रहोगे? देवी दीन ने मानो कोड़े की काट से आहत होकर कहा, अब तो दरोगा से 2-2 बातें करके ही जाऊंगा, चाहे जेल ही जाना पड़े, पर फटकारूंगा जरूर, बुरी तरह फटकारूंगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, क्या भगवान से जरा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाती बार देखा था, बहुत रंजीदा थे। कांस्टेबल, रंजीदा तो नहीं थे, खासी तरह हंस रहे थे, दोनों जने में मोटर में बैठ कर गए हैं। देवी दीन ने अविश्वास के भाव से कहा, हंस रहे थे? बेचारे के मुंह से चाहे हंस ले, दिल तो रो ही रहा होगा। देवी दीन को यहाँ बैठे हुए 1 घंटा भी ना हुआ कि सहसा जग्गू आ खड़ी हुई। देवी दीन को द्वार पर बैठा देकर बोली, तुम यहाँ क्या करने लगे, भैया कहाँ है? देवी दीन ने मर्माहत होकर कहा, भैया को ले गए सुपरिटेंडेंट के पास, ना जाने भेंट होगी कि ऊपर प्रयागराज ही वहाँ से चले जाएं। जग्गू, दरोगा भी बड़े वह हैं, कहा तो था ना कि इतना लेंगे, कहाँ लेकर चले गए? देवी दिन, इसीलिए तो बैठा है कि आवे तो 2-4 बातें पूछ लूँ। जग्गू, हाँ, फटकारना जरूर,
जो अपनी बात का नहीं वह अपने बाप का क्या होगा। मैं तो खरी कहूँगी, मेरा क्या कर लेंगे। देवी दीन, दुकान पर कौन है? जगो बंद करके आई हूँ, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं, सवेरे से वैसे ही है, चूल्हे में जाए ताम झाम, उसी के टिकट लेने तो जाते थे, ना घर से निकलते न यह बला सिर पड़ती। देवी दीन, जो उधार ही से परागराज भेज दिया तो जगो, तो चिट्ठी तो आवेगी ही, चलकर वही देख लेंगे। देवी दीन, आंखों से आंसू भरकर, सजा हो जाएगी। जगो, रुपया जमा कर दोगे तो काहे की सजा होगी, सरकार अपने रुपए ही तो लेगी। देवी दीन, नहीं पगली, ऐसा नहीं होता, चोर माल लौटा दे तो वह छोड़ थोड़े ही दिया जाएगा। जगो ने परिस्थिति की कठोरता अनुभव करके कहा, दरोगा जी। जब अभी बात पूरी न करने पाई थी कि दरोगा की मोटर सामने से आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमा इन दोनों को देखते ही मोटर से उतर आया और प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहाँ देर से बैठे हो क्या दादा? आओ कमरे में चलो। अम्मा तुम कब आई? दरोगा ने विनोद करके कहा, कहो चौधरी, लाए रुपए? देवी दीन, जब कह गया था कि थोड़ी देर में आता हूँ तो आपको मेरी राह देख लेनी चाहिए थी। चलिए अपने रुपए लीजिए। दरोगा, खोद कर निकाले होंगे। देवी दीन, आपके इकबाल से 1500 अभी ऊपर ही निकल सकते हैं, जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपए चुका कर आता हूँ। यह तो इंस्पेक्टर साहब थे ना, पहले इसी थाने में थे। दरोगा, तो भाई अपने रुपए ले जाकर उसी हांडी में रख दो। अफसरों की सलाह हुई कि इन्हें छोड़ा ना जाए, मेरे बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते करते उसके बगल वाले कमरे में गए। देवी दीन ने दरोगा की बात सुनी तो भौहें तिरछी हो गई। बोला, दरोगा, मर्दों की एक बात होती है, मैं तो यही जानता था। मैं रुपए आपके हुक्म से लाया हूँ, आपको अपना कॉल पूरा करना पड़ेगा, कहकर मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द सुन दरोगा जी का भन्ना जाना उचित था, पर उन्होंने जरा भी बुरा न माना। हंसते हुए बोले, भाई अब चाहे नीच कहो चाहे दगाबाज कहो, पर हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। ऐसे शिकार रोज रोज थोड़ी मिलते हैं। कॉल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दरोगा के हंसने पर देवी दीन और भी तेज हुआ। तो आपने किस मुंह से कहा था? दरोगा, कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक सा थोड़ी रहता है। इसी मुंह से जिसे गाली देता हूँ, इसी मुंह से तारीफ भी कर देता हूँ। देवी दीन तिनकर, यह मूछे मुड़वा डालिए। दरोगा, मूछे बड़ी खुशी से मंजूर है मुझे यह बात। नियत तो मेरी पहले ही थी, पर शर्म के मारे मुड़वाता ना था। अब तुमने दिल मजबूत कर दिया है। देवी दीन, हंसिए मत दरोगा जी, आप हंसते हैं तो मेरा खून जलता है। मुझे चाहे जेल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं कप्तान साहब से जरूर कहूँगा। तो टके का आदमी, पर अपने इकबाल से बड़े अफसरों तक पहुँच है। दरोगा, अरे यार, तो क्या सचमुच कप्तान साहब से तुम मेरी शिकायत कर दोगे? देवी दीन ने समझा कि धमकी कारगर हुई। अकड़कर बोला, जब आप किसी की नहीं सुनते कहकर मुकर जाते हैं तो दूसरों से ही कहेंगे। मेम साहब तो रोज ही दुकान पर आती हैं। दरोगा, कौन देवी? अगर तुमने साहब या मेम साहब से मेरी कुछ शिकायत की तो कसम खाकर कहता हूँ कि घर खुदवा कर फेंक दूंगा। देवी दीन, जिस दिन मेरा घर खुदेगा उसी दिन यह पगड़ी और चपरास भी न रहेगी हुजूर। दरोगा, अच्छा तो मारो हाथ पर हाथ, हम तुम्हारी दो और हमारी और तुम्हारी दो चोटें हो जाएंगी। देवी दीन, पछताओगे सरकार, कहे देता हूँ पछताओगे। रमा, अब जब्त न कर सका। अब तक वह देवी दीन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कहा मारकर बोला, दादा, दरोगा जी तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। हम लोगों की ऐसी सलाह हो गई है कि मैं बिना कुछ किए दिए ही छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी भी मिल जाएगी। साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यहीं रहना होगा। देवी दीन ने रास्ता भटके हुए आदमी की भांति कहा, कैसी बात है भैया, क्या कहते हो? क्या पुलिस वालों के चकमे में आ गए? इनमें से कोई न कोई इनकी चाल जरूर होगी। रमा ने इत्मीनान से कहा, और कोई बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। देवी दीन ने संशय से सिर हिलाकर कहा, झूठा मुकदमा होगा? रमानाथ, नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया है। देवी दीन ने शंका जताते हुए कहा, क्योंकि देवी दीन की शंका शांत न हुई। बोला, मैं इस बारे में कुछ और नहीं कह सकता भैया, जरा सोच समझ कर काम करना। अगर मेरे रुपयों को डरते हो तो यही समझ लेना कि देवी दीन ने अगर रुपयों की परवाह की होती तो आज लखपति होता।
इन्हीं हाथों से 100-100 रुपये रोज कमाए हैं और सबके सब उड़ा दिए। किसी मुकदमे में शहादत देनी है, कुछ मालूम हुआ? दरोगा ने रमा को जवाब देने का अवसर न देकर कहा, वही डकैतियों वाला मुआवजा है जिसमें कई गरीब आदमियों की जान गई थी। इन डाकुओं ने सुबह भर में हंगामा मचा रखा था। उनके डर के मारे कोई आदमी गवाही देने को राजी नहीं होता। देवी ने उपेक्षा के भाव से कहा, अच्छा तो ये मुखबिर बन गए हैं, तो यह बात है। इसमें तो जो पुलिस सिखाएगी वही तुम्हें कहना पड़ेगा। भैया मैं छोटी सी समझ का आदमी हूँ, इन बातों का मर्म क्या जानूं, पर मुझसे मुखबिर बनने को कहा जाए तो मैं तो ना बनता, चाहे लाख रुपए देता। बाहर के आदमी को क्या मालूम कौन सा अपराधी है, कौन बेकसूर है। 2-4 अपराधियों के साथ 2-4 बेकसूर तो जरूर ही होंगे। दरोगा, हरगिज नहीं, जितने भी आदमी पकड़े गए हैं सब पक्के डाकू हैं। देवी, ये तो आप कह रहे हैं ना, हमें क्या मालूम। दरोगा, हम लोग बेगुनाहों को फंसाएंगे ही क्यों, यही भी तो सोचो। देवी, यह सब भुगते बैठा हूँ दरोगा जी, इससे तो अच्छा यही है कि आप इनका चालान कर दें, 1-2 साल का जेल हो जाए। एक अधम के दंड से बचने के लिए बेगुनाहों का खून तो सिर पर नहीं चढ़ेगा। रमा ने भीरता से कहा, मैंने खूब सोच लिया है दादा, सब कागज देख लिए, इसमें कोई बेगुनाह नहीं है। देवी ने उदास होकर कहा, होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। यह कहकर वह पीछे घूमा। अपने मनोभावों को इतने स्पष्ट रूप से वह प्रकट न कर सका था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। मुड़कर बोला, तुम्हें कुछ रुपए देता जाऊं? रमा ने खिसिया कर कहा, क्या जरूरत है? दरोगा, आज से इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। देवी ने कर्कश स्वर में कहा, हाँ हुजूर, इतना जानता हूँ, इनकी दावत होगी, बंगले रहने को मिलेंगे, नौकर मिलेंगे, मोटर गाड़ी मिलेंगी, ये सब मैं जानता हूँ। कोई बाहर का आदमी इनसे मिलने भी न पावेगा या अकेले ना आ जा सकेंगे, यह सब मैं देख चुका हूँ। यह कहता हुआ देवी तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया, मानो वह उसका वहां पर दम घुट रहा हो। दरोगा ने उसे पुकार कर आवाज दी, पर उसने फिरकर न देखा। उसके मुख पर पराभूत वेदना छाई हुई थी। जग्गू ने पूछा, भैया नहीं आ रहे हैं? देवी ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा, भैया अब ना आवेंगे, अब अपने ही अपने ना हुए तो बेगानों के क्या चाल। वह चला गया। बुढ़िया भी पीछे पीछे भुनभुनाती चली। तो आज हम देखेंगे इतना ही। इसके आगे का भाग हम अगले भाग में देखेंगे। पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। तो पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।